अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान से मुतालिक शुरू होने वाले प्रोपेगेंडे में जहांगीर तरीन की दिलचस्प एंट्री सामने आई है। जहांगीर तरीन ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इमरान खान पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। क्या जहांगीर तरीन और वजीर आजम के दरमियान फासले कम होने का इम्कान है? जहांगीर तरीन के इमरान खान के हक में ट्वीट से हुकूमत में बैठे लोग, चंद अफराद परेशान क्यों हैं, आपको बताएंगे। उसके साथ साथ इमरान खान की बनी गाला रिहाइश गाह के खराजात कैसे बर्दाश्त होते रहे हैं। प्रोग्राम रियासत और अवाम में अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, बात करेंगे माहिर अमूर तवानाई अरशद एच अब्बासी के वजीर आजम को लिखे गए खत में कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं। अरशद एच अब्बासी ने वजीर आजम को पावर सेक्टर में होने वाली तबाही के असबाब बता दिए हैं और नून लीग दौरे हुकूमत के बड़े ब्लंडर्स ने किस तरह से पावर सेक्टर को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है वो भी बताया है। उस खत में क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे और हमारे साथ माहिर अमूर तवानाई अरशद एच अब्बासी साहब भी होंगे, उनसे भी जानेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे शहबाज शरीफ खानदान का अरबों का मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल सामने आया है। नैब के वादा मुआव गवाह मुश्ताक चीनी वाला के खातों ने नए खाते खोल दिए हैं। शहबाज शरीफ खानदान का अरबों की चीनी को खुफिया तौर पर बेचने का स्कैंडल सामने आया है, आपके साथ शेयर करेंगे। मुश्ताक चीनी वाला ने तहकीकात के दौरान FIA को क्या क्या बताया है, एक्सक्लूसिव स्टोरी आपसे इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रकाश करूंगी, मेरे साथ मौजूद हैं सहाफी तजज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफी तजज़ियाकार अदील बड़ाइच। प्रोग्राम का आगाज और सवाल करने से पहले नाज़रीन आपको लेके जाऊंगी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है उसमें जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब क्या कह रहे हैं, पहले आप ये सुन लें फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अदील, इमरान खान की बनी गाला में जो रिहाइश गाह है उसके खराजात कैसे पूरे होते हैं, क्या कोई और पूरा कर रहा है? देखें, सबसे पहले तो ये जो मामला शुरू हुआ, अमीर अब्बास साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, इस इंटरव्यू के बाद अचानक टॉक शोज शुरू हो गए, सियासी क़यादत ने इस पे बात करना शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अहम है इस वक्त क्यों बयान दिया? ये इंटरव्यू जो है ये बज़ाहिर इसमें कोई ऐसी टाइमिंग तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी बुनियाद पे आगे एक हाइप क्रिएट कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा इस पर रद्द अमल देना पड़ा। मैं समझता हूं कि मौजूदा इस सूरत हाल में जहांगीर तरीन साहब का जो ट्वीट है वो बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए है कि उन्होंने नाम भी जहांगीर तरीन साहब का लिया चूंकि, और जहांगीर तरीन साहब से मुतल्लिक परसेप्शन भी ये है और किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि वो पार्टी के हवाले से उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। और सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें, दुनिया भर की जो सियासी जमातें होती हैं उनमें जो अमीर अरकान होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहां इल्जाम यह था कि इमरान खान साहब के घर का किचन ये लोग चलाते हैं। उस पे जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा, पहले उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस चीज से कतई नजर के मेरे इमरान खान साहब से ताल्लुकात की सूरत हाल क्या है, स्टेटस इसका क्या है, लेकिन सच जो है ये बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान के कयाम के लिए अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने एक पेनी भी इमरान खान के घरेलू अखराजात जो हैं बनी गाला के उनके लिए कभी अदा नहीं किए। और उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड को जो है वो स्ट्रेट रखना चाहते हैं, तो ये इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बात ये है कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये जो जस्टिस वजीउद्दीन साहब बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वजीउद्दीन साहब को पार्टी से जो निकाला गया, इसमें भी जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी वजीउद्दीन साहब ने चूंकि कलमा हक बुलंद किया था तो इसलिए इमरान खान साहब ने इनको निकाल दिया। लेकिन वो मामला कुछ यूं था कि 2013 के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब ने एक ट्रिब्यूनल बनाया था पार्टी का और उसमें इनको सरबराही दे दी थी वजीउद्दीन साहब को, और उसने अपनी एक फाइंडिंग्स दी कि जहांगीर तरीन साहब, परवेज खटक साहब और दीगर दो जो अफराद हैं उन्होंने जी असर और रसूख इस्तेमाल करके वोट खरीद कर उन्होंने धांधली की है इंट्रा पार्टी इंतखाबात में, और उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। अब मामला कहां पर खराब हुआ? मामला यहां पर खराब हुआ कि वजीउद्दीन साहब ने पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया पर डिस्कस करना शुरू कर दिया। उन्होंने पार्टी के नज़्मो ज़ब्त को वायलेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीनियर क़यादत पे वो इल्जाम लगा रहे थे या उससे मुतालिक फाइंडिंग्स दे रहे थे, लेकिन पार्टी ने इनको रोका
कि आप इस तरह ना करें, कि मीडिया पर जाकर ना करें। ये तो दूसरी पार्टियां भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही जितना आप अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। पार्टी का मामला पार्टी ने हल करना है। वहां से ये लड़ाई शुरू हुई, फिर इनको निकाला गया नज़्म ज़ब्त की वायलेशन पे। उसके बाद से इल्जामात का सिलसिला चला आता रहा है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब के घर के अखराजात जो हैं, क्या वो ये लोग चलाते रहे? पहली बात तो यह है कि जो लोग इमरान खान साहब की बनी गाला रिहाइश पर कभी गए हों या इमरान खान साहब को जानते हों, थोड़ा बहुत भी जानते हों, इमरान खान साहब की रिहाइश उस तरह सियासी रिहाइश तो है नहीं जहां पर डेरेदारी हर वक्त चल रही हो, चाय चल रही हो, खाने चल रहे हो, जिसके लिए लाखों रुपए बजट दरकार हो। इमरान खान साहब पर तो इल्जाम किया है कि वो चाय भी नहीं पूछते किसी को, खाना तो दूर की बात। तो अब 30 लाख रुपए के अखराजात जो हैं वो कहां पर, किस मकसद के लिए खर्च होने थे? लेकिन तो ये लॉजिकली 2-2.5 लाख में मेरे घर का खर्चा लॉजिकली, अच्छा देखें उनके घर का जाहिर है 30 लाख और 2 लाख में तो बहुत फर्क है ना। अब 2-2.5 लाख रुपए तो जाहिर है उनकी भी तनख्वाह है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये 2-2.5 लाख रुपए में नहीं चलता तो फिर ये अखराजात कहां से पूरे हो रहे हैं? इमरान खान साहब ने अपनी जो डिक्लेयर भी कर रखी हैं अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का जो फॉर्म इलेक्शन कमीशन में, इमरान खान साहब की जो विरासती जमीन है, विरासती जमीन से उनको ठेके की मद में सालाना इनकम आती है एक तो। फिर मैंने इमरान खान के एक करीबी दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हुई जो इमरान खान को बहुत करीब से जानते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अब तो चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सूरत हाल चूंकि बदल गई है ना, इससे पहले इवन 2015-16 तक वो जो वर्ल्ड कप थे, इससे पहले 2011 में होने वाला जो वर्ल्ड कप था, और इस दौरान जो T20 जो मुकाबले होते थे, इस दौरान इनके गैर मुल्की चैनल और मुल्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते थे। और सिर्फ उन्होंने एक मशरूब साज फैक्ट्री की बात बताई, एक सिर्फ मिसाल दी कि 2011 में उनका एक मशरूब साज फैक्ट्री के साथ उसी वर्ल्ड कप में एक वायदा हुआ था, सिर्फ 2 करोड़ रुपए उसने ही इनको दिए। ये एक छोटी सी मिसाल है। तो वो ज़ाहिर है कितना पॉपुलर क्रिकेटर हो और दुनिया भर में उसकी पहचान हो। ठीक है, और तो ये आगे मूव करूंगी। सिद्दीक ये बताएगा कि अब आपको क्या लगता है कि क्या अब जहांगीर तरीन साहब में और इमरान खान साहब में इस ट्वीट के बाद क्या फासले कम हो सकते हैं? क्या कोई इस चीज का इम्कान है? देखिए, मसला यह है कि आज जहांगीर तरीन साहब के ट्वीट के बाद मुझे यकीन है, बगैर मैं किसी से बात के आपको बता सकता हूं कि जो गैर मुंतखब अफराद हैं हुकूमती सफ़ों में बैठे हुए, उनकी परेशानी बढ़ गई होगी और उन्होंने नई साजिशें तैयार करना शुरू कर दी। परेशान है? कुछ गैर मुंतखब अफराद हैं प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब से दूर करने वाले हैं। और आज जहांगीर तरीन साहब ने यह साबित कर दिया है कि वो आज भी उस गुजरे वक्त का भरम रख रहे हैं। वो कि मुझसे अगर आप पूछें तो हुकूमत की जानिब से वो भरम नहीं रखा गया। जहांगीर तरीन ने इमरान खान साहब को यहां तक लाने में, तहरीक इंसाफ को यहां तक लाने में, इमरान खान के बाद अगर किसी का किरदार है तो वो जहांगीर खान तरीन है। लेकिन आप देखें कि पिछले 2 बरस में जो कुछ जहांगीर तरीन के साथ हुआ है, एक लफ्ज नहीं बोले वो इमरान खान के खिलाफ, ना उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड को बात की, ना ऑन द रिकॉर्ड को बात की। अगर इमरान खान को कोई सबसे ज्यादा डेंट डाल सकता था तो वो जहांगीर खान तरीन है। देखें बात क्या है, कहा गया कि जी शुगर स्कैंडल में ये मुलविस हैं। कहां गई वो शुगर स्कैंडल वाली रिपोर्ट? कहां है वो माफिया? कहां है वो चोर? कहां है वो डाकू? कहां है वो लुटेरे जिनको पकड़ना था? आखिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब शुगर मिल्स एसोसिएशन से मिले, 3 बार मिले, 2-3 बार ये जो शौकत तरीन साहब है वो मिले, तब जाके चीनी की कीमतें नीचे आई हैं। भाई बात यह है कि आपने पहले एक रिपोर्ट तैयार करवाई, उस रिपोर्ट की बुनियाद पे आपने जहांगीर तरीन को इमरान खान से दूर कर दिया। फिर क्या होता है, 2 केसेस दोहरा बनवाते हैं। क्या किसी को नहीं पता इस शहर में जिस रिपोर्टर की थोड़ी सी भी रसाई है ईमान के इक़्तिदारों तक, उसको पता है कि जहांगीर तरीन के ऊपर 2 FIR कैसे करवाई गई, कौन FIR लिखने वाला था, कौन तैयार करने वाला था, कौन ये केसेस बनवाने वाला था। ये भी सब जानते हैं कि कुछ चैनल्स के ऊपर मखसूस प्रोग्राम कौन करवाने वाला था। ऐसे भी तो हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब पे जो चीनी स्कैंडल था उस पे कुछ मुकमुका हुआ हो कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, आप हमारे पे बात नहीं, ऐसा कोई मुकमुका नहीं है। देखें जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके ऊपर 2 और केसेस बनाए, उसमें FIR नहीं जाके लिख के दे दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। बात यह है अगर जहांगीर तरीन के ऊपर इल्जाम था और उसको दूर कर दिया गया तो क्या खुसरो बख्तियार के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है? खुसरो बख्तियार तो आज भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। और अगर यह कहा जाता है कि जी वो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो बातें करते थे इमरान खान साहब के ऊपर, कुछ उनकी गवर्नेंस के ऊपर, उनके तर्ज हुकूमत के अंदर ऊपर, तो उनसे ज्यादा बातें तो चौधरी सरवर साहब करते हैं। फिर वो कहां पे? फिर देखें एक और चीज है, इमरान खान साहब के पास अगर कोई एक सबसे बड़ी उनके बाद पॉलिटिकल शख्सियत थी, कदावर, वो जहांगीर खान तरीन थे। MNAs को मिलते थे, तहरीक इंसाफ में बहुत से लोगों को लाने वाले वो
ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज के लोगों को लाने वाले वो हैं। जहांगीर तरीन ने जिन जिनको टिकट दिलवाए वो जीते, जिनको जहांगीर तरीन ने टिकट दिया और वापस ले लिए किसी और को दिए वो सारे हार गए। आजाद जीत के भी जहांगीर तरीन ने जो है वो शामिल करवाया। फिर उसके बाद देखें नवाज शरीफ के दौर में क्या होता था, नवाज शरीफ ने तकसीम की हुई थी और इसहाक डार जो एमएनए को मिलता था, अगर कोई मसला होता था बहुत ज्यादा तो तहरीक इंसाफ में एक ही शख्सियत थी और वो जहांगीर तरीन थे, उनको भी आपने दूर कर दिया। उसके बाद अब क्या होता है, जरा को बिल पास करवाना होता है 3 दिन के लिए इमरान खान साहब जो है वो असेंबली में बैठ जाते हैं, एक एक बंदे को मिलते हैं, एक एक बंदे की बातें सुनते हैं। फिर देखें मारिया 2023 के इलेक्शन से पहले अगर तरीन साहब की और इमरान खान साहब की सुलह नहीं होती तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। उसकी वजह यह है कि जहांगीर खान तरीन के अंदर वो सियासी बसीरत है और उनके वो एक उनका कद काट है सियासी तौर पर कि लोग उनको आगे मिलते हैं। मुझे बताएं आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई दूरियां हैं भी तो खत्म करके दोस्त हो जाना चाहिए। देखें उसकी वजह क्या है, आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये शुगर स्कैंडल में मुलविस थे। मैंने नहीं लगाया, नहीं आपसे उड़ा दिया है कि हुकूमत की बात कर रहा हूं, गैर मुंतखब अफराद जो बैठे हुए हुकूमत में, जिनको आज बड़ी परेशानी हुई होगी, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम टीवी चैनल्स के ऊपर करवाए थे, डॉक्यूमेंट्स देके और बड़े बैठ के। देखें जहांगीर खान तरीन अगर नहीं होंगे इमरान खान के साथ, और बात एक और है, आप चौधरी बिरादरान को तो साथ बिठाए हुए जिनको आप डाकू कहते थे, एमक्यूएम आपके साथ बैठी हुई है, क्या वजह है? ठीक है भाई, आपने सियासी कंप्रोमाइज किया ना पॉलिटिकली, तो जहांगीर तरीन के मामले में आपको क्या मसला है? अब मुझे बताएं अगर 2023 के इलेक्शन में जहांगीर तरीन साथ नहीं होंगे तो मुश्किलात तो होंगी, परेशानियां तो होंगी। ठीक है, और अगर दोस्ती नहीं हुई अभी तक तो अब कर लेनी चाहिए। देखिए ठीक है, वो चीजें उनके ऊपर गलत साबित हुई हैं। और ब्रेक से जाने से पहले मैं आपको एक और चीज ये बता दूं कि जहांगीर खान तरीन ने आज उन्होंने ट्वीट किया, अगर वे ट्वीट ना करते तो प्रोपेगेंडा होता रहता। एक दो गैर मुंतखब शख्सियात जो हैं उन्होंने ट्वीट्स किए, वजाहत दी, सिंगल कॉलम खबर भी नहीं बनी, किसी ने उसको जो है वो इंपॉर्टेंस ही नहीं दी उनकी बात को, कि वो तरदीद कर रहे थे कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब के एक ट्वीट ने इमरान खान के खिलाफ इल्जाम था ना, इमरान खान साहब अगर वो चुप रहते तो प्रोपेगेंडा होता रहता हफ्ता महीना, क्योंकि उनका नाम इसमें इंक्लूड था ना, उनको तो फायदा था ना, जो जुल्म और ज्यादती उनके साथ किए हैं इस हुकूमत ने, वो तो चुप रहते, प्रोपेगेंडा होता रहता। लेकिन उन्होंने एक इस सारे प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दिया है और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो गुजरे वक्त का भरम रख रहे हैं और वफा और जो एक इखलास है उसको उन्होंने सबूत दिया है। ठीक है, ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर तवानाई अरशद एच अब्बासी साहब, जिन्होंने वजीर आज़म को खत लिखा है और कुछ अहम इंकशाफात किए हैं और कुछ सजेशंस भी दी हैं। वो क्या है ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन माहिर अमूर तवानाई अरशद एच अब्बासी साहब ने वजीर आजम के नाम एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अदील, उससे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा, एनर्जी सेक्टर के हवाले से, पावर सेक्टर के हवाले से उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात भी किए हैं। ये भी कहा है कि नून लीग के दौर में बेशक जहां पर एक बिजली की पैदावार में सलाहियत में तो इजाफा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ब्लंडर्स भी सामने आए हैं। तबाही के दहाने पर महंगे प्रोजेक्ट्स परचेज करके उस चीज की तरफ गए हैं। लेकिन जहां पर एनर्जी सिक्योरिटी अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी बन चुकी है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो अरशद एच अब्बासी की तरफ से वजीर आजम के सामने रेज किए गए हैं? क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको पॉइंट आउट किया गया? देखें, जो अरशद एच अब्बासी साहब ने वजीर आजम साहब को खत लिखा है उसमें उन्होंने कहा भी है कि भारत एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत पहले नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा करार दे चुका था, लेकिन पाकिस्तान में माजी की हुकूमतें किस तरह आंखें बंद की हुई थी, बल्कि जो नून लीगी दौर में होने वाले ब्लंडर्स हैं उनसे मुतल्लिक उन्होंने वजीर आजम साहब को आगाह किया है कि उनकी वजह से आज कौम ये खमियाजा भुगत रही है और ये जो महंगी बिजली पैदा हो रही है, ये इसकी वजह नून लीगी दौर की वो पॉलिसियां हैं। उनमें से मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जो बिजली की पैदावार में इजाफा किया गया, ये 25% जो उस वक्त के रीजनल बेंचमार्क्स थे उनसे 25% कंपैरेटिवली ये महंगी बिजली पैदा करते रहे। तो जाहिर है जब आप उस वक्त का 25% महंगी बिजली करने कि आपने जो मुआहिदे किए और वो जो आपने उस वक्त प्लांट्स लगाए, तो आज ये जो महंगी बिजली का रोना सारे रो रहे हैं, ये उसी वजह से हो रहा है। उस वक्त फैक्टर्स का जायजा लिया गया? फिर उस वक्त ये भी नहीं, फैक्टर्स का जायजा नहीं लिया गया ना, इसी वजह से ही जो रीजनल बेंचमार्क्स हैं उनको नजरअंदाज किया गया। फिर कौमी जरूरियात से 50% ज्यादा ये बिजली पैदा करते रहे
और फिर ये जो टेक एंड पे की बजाय टेक और पे, आप लें बिजली या ना लें, आपने उसकी पैसा आपने वो भरना है। अच्छा, अब वो पैसा जो भरना पड़ रहा है कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में, ये 2023 में 1455 अरब रुपए तक ये पहुंच रहा है जो हमने अदायगी करनी है। और उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट है, सिर्फ इसकी मद में ये इतने बड़े ब्लंडर की वजह से ये जो इतना बड़ा इंपैक्ट आएगा, ये जो बेसिकली कौम ने देना है, ये आपने देना है, ये मैंने देना है, इसमें जदीद तरीन 5 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल आप दोजें आ सकती थी। उन्होंने कहा कि इससे 20 मेड इन अमेरिका मल्टी रोल लड़ाका तैयारे खरीदे जा सकते थे। डेवलपमेंट भी हो सकती इसमें फ्रांस से 20 राफेल तैयारे खरीदे जा सकते थे, इससे डेवलपमेंट हो सकती थी। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि ये जो ब्लंडर्स किए गए पीएमएलएन के दौर, उनका खमियाजा आज जो है वो कौम भुगत रही है। आज ये सारे महंगाई और महंगी बिजली का ताना तो इमरान खान साहब को मिल रहा है, और ये हुकूमत खुद बात ये करती भी है। लेकिन पीटीआई हुकूमत के भी तो कुछ ब्लंडर्स हैं जिनको हमने इसी प्रोग्राम में पॉइंट आउट किया था कि जहां पर हमने प्रोजेक्ट तो सस्ते लिए हैं लेकिन अब हमको पे भी तो नहीं कर रहे। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक जो अच्छा काम हुआ एनर्जी सेक्टर के हवाले से, वो आईपीपीज को इन मुआहिदों में उनके साथ रीनिगोशिएट किया गया। और मुल्क की तारीख में शायद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इस तरह की कंपनियों के साथ इनको जो है मना लिया गया अब मुआहिदों पर नजरसानी के हवाले से। नहीं तो अदरवाइज ये आलमी फोरम्स पर चले जाते हैं और फिर अरबों डॉलर का जो है वो पाकिस्तान को जुर्माना भरना पड़ता है। अब हुआ ये कि ये मुआहिदे तो हो गए, इन मुआहिदों पर नजरसानी हो गई, ये तय हो गया कि हमने जो आपको रकम देनी है वो रकम हम आपको देंगे, और उसमें जो डॉलर का रेट है वो फिक्स कर दिया गया। और उसमें ये नहीं है कि जितनी डॉलर की कीमत जाएगी बल्कि पाकिस्तानी रुपयों में फिक्स कर दिया गया। उसमें टेक और पे, टेक एंड पे आ गया। हाँ, उसमें मसला ये हुआ कि अब वो जो पेमेंट जब रिलीज करने में ये ताखीर कर रहे हैं और ताखीर करते चले आ रहे हैं, उसमें जाहिर है इस वक्त बहुत सारे माली मुश्किलात हैं जो वजारत खजाना जिसकी वजह से चीजों को यकीनन डिले कर रही है। लेकिन वो जो अच्छा इकदाम किया है उसके सबरात ये भी अवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन एक जो अच्छा काम किया है वो ये जरूर है कि इन्होंने उन पर रीनिगोशिएट किया। तो इसमें अरशद एच अब्बासी साहब ने कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी हैं वजीर आजम साहब को कि इन रिकमेंडेशंस पर अगर अमल दरामद कर लिया जाए, अगर वो हमारे साथ आ चुके हों तो हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। फिर इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सलाहियत है, कैपेसिटी पेमेंट है, ये पाकिस्तान के जीडीपी का 3% है। उन्होंने ये भी कहा है कि नतीजतन गर्दशी कर्जे जो हैं ये जीडीपी के 8% तक पहुंचने का खदशा है। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो गर्दशी कर्जे हैं 2018 में 1.1 ट्रिलियन रुपए तक थे, जो कि अब जो 2020-21 में ये पहुंच गए 2.28 ट्रिलियन रुपीस में। और ये जो सर्कुलर डेट है और जो टैरिफ में ये जो हाइक है, ये वो रीजंस हैं जो महंगी, यानी जो सबसे बड़ी जो रीजन है ये गर्दिशी कर्जे, ये कैपेसिटी पेमेंट्स, ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से ये बिजली वो महंगी हो रही है। फिर इन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अब तकरीबन 39,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत जो है वो उसकी इंस्टॉलेशन करके हासिल कर ली है। और लेकिन पिछली हुकूमत ने वोल्टेज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क में सरमायाकारी ही नहीं की। बिजली ज्यादा पैदा कर ली, वोल्टेज ट्रांसमिशन जो है और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। और वो जो बिजली ज्यादा पैदा हो रही है वो लोगों के इस्तेमाल में भी नहीं आ रही, लेकिन अवाम उसकी पैसे दे रहे हैं। और ये जुल्म होते रहे। फिर उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम 25,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली मुंतकिल ही नहीं कर सकता, और बिजली आपने पैदा करने की सलाहियत 39,000 मेगावाट तक हासिल कर ली। और आप अंदाजा करें कि ये जो बड़े बड़े दानिशवर और ये जो हमारे सियासी क़ियादत ये जो 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे होते हैं महंगाई के ऊपर, ये क्या क्या जुल्म करते रहे अपने अदवार में। ये शायद हाकान अब्बासी साहब के दौर में क्या होता रहा, उनसे पहले उनके कायद के दौर में क्या होता रहा। ये 25,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली आप मुंतकिल करने की सलाहियत नहीं रखते।
39,000 मेगावाट आपने बिजली पैदा कर ली। सिस्टम अपग्रेड कौन लोग थे ये जो मुल्क चला रहे थे? ये जो कहा जाता है जी मियां नवाज शरीफ साहब की टीम बड़ी ज़हीन है, इमरान खान साहब की टीम जो है ये अभी हुकूमत सीख रही है, तो जिन्होंने 30 साल हुकूमत की उनकी टीम माशाल्लाह इतनी ज़हीन थी कि उन्होंने जो बिजली है वो तकरीबन 14,000 मेगावाट बिजली ज्यादा पैदा कर ली जो इस्तेमाल ही नहीं होनी थी। और उस आज जो ये बार बार इस्तेमाल तो होनी थी, नहीं इस्तेमाल होनी नहीं थी, इस्तेमाल इसलिए नहीं होनी थी कि वो आगे मुंतकिल ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि आपने ट्रांसमिशन सिस्टम ही नहीं बनाया। आपने बिजली बना ली और उसमें कहा कि ठीक है हम खरीदें या ना खरीदें, हम पैसे आपको देते रहेंगे। इस अंदाज में मामलात चलते रहे। लेकिन अब वजीर आजम इमरान खान जो हैं उन्होंने अरशद अब्बासी साहब का जो खत है, ये ओपन लेटर जो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब को लिखा है, उसमें सिफारिशात भी कुछ की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नकारा पावर प्लांट्स हैं उनको चलाया जा रहा है, उनकी बजाय जो मौसर पावर प्लांट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसमें आप अब बिजली की कीमत में कमी ला सकते हैं। और इसमें यह भी कहा है कि कराची वालों के लिए बिजली के नरखों में 20 से 25% कमी की जा सकेगी। इससे इसका जो पावर सेक्टर में जहां पर पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त तबाही का सामना करना पड़ रहा है, सिद्दीक, अगर हम पीएमएल गवर्नमेंट की बात करें, वहां पर जहां बहुत ब्लंडर्स थे, वहीं पर पीटीआई की हुकूमत भी पे ना करके बहुत बड़ा ब्लंडर मारने जा रही है। तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखें, जैसे अदिल बड़ाई साहब ने ये बात कही कि आपने क्या किया कि आपने कैपेसिटी जो चार्जेस हैं, यानी आपने ये कह दिया कि बिजली आप खरीदें या ना खरीदें, आपने पैसे पे करने हैं। फिर आपको जो बिजली की जरूरत थी आपने उससे ज्यादा बिजली के जो है वो प्लांट्स लगा दिया और महंगे प्लांट्स लगा दिए। फिर इनमें जो एक और बड़ा मसला है वो ये है कि आपने बहुत सारे जो आईपीपीज थे उनके साथ आपने डॉलर्स में मुआहदे किए कि हम आपको डॉलर्स में पे करेंगे, और काम उन्होंने पाकिस्तान में करना है और आप उनको डॉलर्स में। और फिर ये जो मुआहदे किए गए हैं, जो एक्सपर्ट्स को हम सुनते हैं वो ये बताते हैं कि बड़े कमजोर मुआहदे थे और ऐसे मुआहदे थे कि आप अब उससे पीछे भी नहीं हट सकते। अभी हुकूमत ने एक ऑडिट करवाया, लेकिन जब रिपोर्ट पब्लिक करने की बात आई तो वो रिपोर्ट तक पब्लिक नहीं हो सकी। इस तरह से कमजोर जो है वो मुआहदे किए गए। इससे पहले आप एलएनजी टर्मिनल जो इन्होंने लगाया उसका आप देखें कि रोजाना हमने $2,72,000 जो है वो पे करने थे। तो इस तरह के मंसूबे, और ये देखें ना कि जो आपकी जरूरत थी बिजली की, आपने उससे ज्यादा के प्लांट्स लगा लिए और कैपेसिटी चार्जेस आपने देने। और फिर होगा क्या कि आपको वो तब चलेंगे जब आपको बिजली चाहिए होगी। अच्छा, बिजली आपको ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो उसके अंदर एहलियत और सलाहियत नहीं है कि वो इतना बोझ जो है वो बिजली का उठा सके। फिर सर्कुलर डेट है, उसका मामला है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने कोशिश तो किया, लेकिन उस तरह कोशिश नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। बिल्कुल हमें नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े जो 5 मसाइल हैं उनमें से एक सर्कुलर डेट है। अब मसला यह है, आज भी बिजली चोरी हो रही है, आज भी लाइन लॉसेस और ये सारी चीजें चल रही हैं। हमें कोई हुकूमत का उस तरह से तवज्जो नजर नहीं आती कि सख्ती के साथ को काम करते और बताते कि हमने सर्कुलर डेट इतना काम कर दिया है, हमने इस तरह से सिस्टम को, छोटी छोटी चीजें तो है, लेकिन मेरा ख्याल है जो बड़े इक़दाम थे। लेकिन यहाँ चूंकि तवानाई की बात हो रही है तो मैं इसमें ऐड करता चलूं कि जो आजकल गैस से मुतालिक बड़ी बात हो रही है और बड़ा क्रिटिसिज्म, गैस घरों में नहीं आ रही, गैस घरों में नहीं आ रही। और ये भी फवाद साहब ने जो कल कहा था जी कि गैस के ज़खायर के हवाले से हुकूमत जो कह रही है कि खत्म हो गए हैं। असल में बहसीयत कौम हमने इन गैस के ज़खायर के साथ जुल्म भी बड़ा किया है, और जिस बेदर्दी के साथ हमने गुज़श्ता दहाइयों में गैस नहीं, अब जाकर ज्यादा ये शॉर्टफॉल हुआ है ना, पहले भी था, ये अब भी है। लोग हमें इस वक्त माहिर तवानाई अरशद अब्बासी साहब ने ज्वाइन के लिए बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब ने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आपने लेटर लिखा है उसमें आपने मेंशन किया है कि इस वक्त एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी बनती जा रही है और हमें इस पे फोकस करना चाहिए। मसाइल को आपने उजागर किया है। क्या क्या ब्लंडर्स नून लीग की हुकूमत अपने दौर में करती रही है एनर्जी सेक्टर को लेके? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैंने लेटर में मसाइल का हाथा नहीं किया बल्कि सॉल्यूशन दिया बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, एक बात। दूसरी बात, मैंने बात की कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये पूरी दुनिया में नेशनल सिक्योरिटी का सबसेट है। यानी जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी हमारे 3 फोर्सेस काम कर रही हैं, एक लैंड की सेफ्टी करती है, एक एयर की एयरफोर्स है, नेवल की नेवी करती है, इसी तरह एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। अब आप देखें ना, जितना सर्कुलर डेट और जितनी कैपेसिटी पेमेंट हो गई है, ये हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रही है।
आप देखें दुनिया में जो फेलियर मॉडल्स हैं वो क्या है, यूएसएसआर कैसे कोलैप्स हुआ था, किस तरह कोलैप्स हुआ था यूगोस्लाविया। आपका अभी जो सबको डेट है तकरीबन 3 ट्रिलियन है, कैपेसिटी पेमेंट आपकी 1200 बिलियन है। तो अभी सदीक जान साहब बात कर रहे थे, बात ये कि वो तो जो कुछ हुआ हो गया। असल इशू अभी ये है कि अभी ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, वो आर्मी चीफ क्या कर सकते हैं। ये तो एक दिन की बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक को कनेक्ट करना है नेशनल ग्रिड के साथ। और के इलेक्ट्रिक के तो पुराने ये कह सकते हैं इनएफिशिएंट पावर प्लांट है जो आज से 40-40 साल पुराने हैं, उनको रिटायर करना है। और कराची की जो टेरिटरी में जैसे केनोप 2 है, न्यूक्लियर है, इसी तरह वहां पे 2 कोल पावर प्लांट है, लकी सीमेंट है जिनको कैपेसिटी पेमेंट हम दे रहे हैं। इसी तरह बिनकासम का जो कोल पावर प्लांट है उसको दे रहे हैं, हबको को हम दे रहे हैं और हबको कोल को भी दे रहे हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। हम के इलेक्ट्रिक की जहां पे 2000 मेगावाट कैपेसिटी है, 7000 वहां पे उनकी डिमांड है, हम इनको आपस में कनेक्ट कर दें तो कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी, एक बात है, सर्कुलर डाटा आपका कम हो जाएगा। और ये जो आईएमएफ कह रही है कि जी आप 4 पे पढ़े, और जैसे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इदारा भी है जिसका नाम है नेशनल पावर रेगुलेटर नेपरा, इसको मैं बड़ा क्लोज ऑब्जर्व भी करते हो, कभी कभी इंटरेक्शन भी उन साथ से होती है। हमारा इशू सिर्फ एक बात है, अदील पढ़ाया सतीक मारिए जदों हमने जो बंदे कहीं पर रखे वो चुन के ऐसे रखे हुए कि जिनका काम है कि पाकिस्तान को तबाही के दाने की तरफ लेके जाना। ये हमारे 22 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये भाई साहब, अब एनर्जी सेक्टर में क्या चेंजेस जरूरी हैं? आपने अगर मेरा लेटर पढ़ा हो गौर से, मैं जी बिल्कुल हमने पढ़ के बता दिया। साहब उसमें आप ये बताएं कि इमरान खान साहब को हंगामी बुनियादों पर इस वक्त क्या करने की जरूरत है। हमने वो तो आपके लेटर के कंटेंट्स पढ़ के बताया कि किस तरह माजी में क्या होता रहा, अब क्या करना है ये आप ब्रीफली बताइएगा। अदील बड़ा देखिए कैपेसिटी पेमेंट आपको एक बड़ी सिंपल यू बता दें कि पावर प्लांट तो आपके लगे हैं, वो कमीशन हो गए, लेकिन उससे एनर्जी डिस्पैच नहीं हो रही। यानी ये ऐसे ही है कि जैसे आपने रेंटे कार से या किसी ऑनलाइन टैक्सी से या रेंटे कार से गाड़ी मंगवा ली, लेकिन आप उसको चला नहीं रहे। वजह ये कि आपके पास आगे ऑप्शन नहीं है। अब आप देखिए आपके सामने, अच्छा अब आप देखिए कि गवादर में कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, वो नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। अब आप देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या है कि वो नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। अब आप देखिए कि हम इवन अफगानिस्तान को 2000 मेगावाट दे सकते हैं, हमारे पास अभी 40,000 मेगावाट है, हमारी कंजम्पशन कितनी है तकरीबन 10,000। बाकी क्या है, हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे। हम तो सॉरी नवाज़ी साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली इतनी इजाफी है, बेशक वो हमने महंगी अब पैदा तो कर ली, इतनी इजाफी है कि हम बहुत सारे जगहों को नेशनल ग्रिड से सिर्फ मुंसलिक कर दें तो ये हम बहुत बड़ा एक रिलीफ जो है वो दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल आपने अदील से ही बात कही है। अदील देखिए, जैसे आज ही आपने टीवी में सुना है कि आज ही इन्होंने जो बिजली के कनेक्शन से पाबंदी उठा दी है। यार मुझे बताओ कि किस आपके पास सरप्लस बिजली है तो आप क्यों नहीं कनेक्शन दे रहे लोगों को, क्यों नहीं लोगों को कह रहे कि कंज्यूम करें और कंज्यूम करें। और एक और यहाँ पे बताओ, लेकिन सर आपने ये बात भी मेंशन किया है कि हमारा सिस्टम 25,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली मुंतकिल नहीं कर सकता। तो सिस्टम अगर अपग्रेड नहीं है तो किस तरह से लोग इस्तेमाल करेंगे, किस तरह तक पहुंचेगी? आपने ये बात सही पॉइंट आउट की है कि पिछले दौर में जिसका भी था उन्होंने एक काम किया कि पावर प्लांट ज्यादा से ज्यादा ऐड कर दिए। जैसे वो कहते हैं 3,000 मेगावाट किया। बिजली 3 पिलर पे होती है, बिजली के कारखाने लगाना, उन्हें उनसे बिजली ट्रांसमिट कराना शहरों में, और शहरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के ऊपर माशाल्लाह पिछली गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया था। ये आपने बात सही की कि अभी तो 29,000 मेगावाट हमारी 30 जून 2022 तक आगे ट्रांसमिट होगी। वो जो ट्रांसमिशन लाइन है मुटियारी टू लाहौर और फैसलाबाद, वो जाके 1-1.5 साल बाद मुकम्मल होगी। ये भी एक बहुत बड़ी नाहली थी जिसके ऊपर नैब को एक अच्छा रेफरेंस बनाना चाहिए था कि देखिए भाई आपने पुल को कोलैप्स की तरफ धकेल दिया।
ये कैपेसिटी पेमेंट और सर्कुलर डेट की वजह से। आपने कारखाने तो लगा दिया, हमने 13,000 मेगावाट कर दिया, लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं किया, आपने ट्रांसमिशन में कोई काम नहीं किया। अब वार फुटिंग के ऊपर अगर एक नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी सेल बना हो, जिसके ऊपर हम देखें कि हम इसको कैपेसिटी पेमेंट को कैसे कम कर सकते हैं, हम किस तरह इस सर्कुलर डेट को कम कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह वो पावर प्लांट जो कि ज्यादा फ्यूल लेते हैं और ठीक है। कम बिजली पैदा करते हैं, उनको रिटायर कर सकते हैं। मैंने तो अदील बढ़ाया, ये इनको इस सब रिक्वेस्ट पे खर्चा कितना है सर जो आप बता रहे हैं? इसके ऊपर खर्च नहीं है, हाँ इसमें थोड़ी सी अकल खर्च करनी पड़ती है। मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप तीनों ये प्रोग्राम करने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चले जाए या आजम खान साहब को कहे कि थोड़ी सी अकल खर्च करनी है और कनेक्ट कराना है ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन को जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसको 520 के साथ कनेक्ट करना है, इसको नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, अकल खर्च करनी पड़ती है। वो मेरे ख्याल में आप लोग के बात समझ लिए तो समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, आप हमने भी समझ लिया, अवाम ने भी समझ लिया, शायद वजीर आजम तक भी ये बात पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया भाई साहब, प्रोग्राम को टाइम दिया। नाजरीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाजरीन बात करेंगे शहबाज शरीफ खानदान का अरबों का मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल। मुश्ताक चीनी वाले ने तहकीकात के दौरान FIA को क्या क्या बताया है। ब्रेक के बाद आपसे एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ FIA के तैयार करदा चालान में कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। हर रोज हम आपको एक फॉलो अप स्टोरी के साथ अपडेट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो नैब के वादा मुआफ गवाह है मुश्ताक चीनी वाला, उन्होंने FIA को क्या बताया है, क्या नए एक्सक्लूसिव स्टोरीज उसके अंदर सामने आई हैं। सिद्दीक, क्या स्कैंडल जो शहबाज शरीफ का जो खानदान है उसका जो अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल जो सामने है, जिसमें चालान जमा करवाया गया है और FIA के सामने गवाहान भी पेश हुए हैं, उन्होंने इस हवाले से डिटेल्स भी बताई हैं। तो इस हवाले से जो मुश्ताक चीनी वाला है, उन्होंने क्या चीजें डिस्कवर की हैं और डिस्क्लोज की हैं? देखें, ये वो जिस तरह आपने बताया नाज़रीन को कि ये तसलसल है उस FIA के चालान के हवाले से जो हम आजकल अपने प्रोग्राम में रोजाना एक स्टोरी करते हैं, उसका आज ये तीसरा सिलसिला है। इसमें देखें मारिया, ये जो मुश्ताक चीनी वाला है, ये ब्रोकर हैं इनकी शरीफ खानदान की शुगर मिल्स के। ये इनको FIA ये पहले वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं और ये एतराफ कर चुके हैं, जो रिपोर्ट भी हुआ था कि वो हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के लिए 60 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग कर चुके हैं। अब हुआ ये कि इनको बुलाया गया था कि आके जनाब ये हिसाब दें कि ये जो 14 कम आमदन वाले मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट्स हैं, ये पैसे कहां से आते रहे हैं, क्यों जमा होते रहे हैं। उन्होंने वो आए तो थे हिसाब देने, वो उल्टा फंसा के चले गए शरीफ खानदान को। कैसे फंसा के चले गए? जब वो हिसाब देने आए तो उन्होंने जो हिसाब दिया, जो उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की, 3 अरब 95 करोड़ रुपए, तकरीबन 4 अरब रुपए का जो उन्होंने हिसाब दिया, उसमें पता ये चला कि ये तो गैर कानूनी तौर पे चीनी बेची जा रही थी और वो जो खुफिया तौर पे जो चीनी बेची जा रही थी उसके पैसे इन अकाउंट्स में जमा हो रहे थे। तो ये एक नया स्कैंडल जो है वो FIA के हाथ लग चुका है और ये खुफिया तौर पे चीनी बेचने और अरबों रुपए का नाजायज मुनाफा कमाने का ये केस बन गया। अलबत्ता इनमें से बहुत से अकाउंट्स को भी इस केस में नहीं शामिल किया गया, ये अलग इसको देखा जाएगा। तो इसमें यह है कि ये पहले नैब रेफरेंस में वादा माफ गवाह है और अब ये नया स्कैंडल आकर दे गए हैं। तो अब ये देखें कि इस एक स्कैंडल से कई स्कैंडल सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि देखें आसिफ अली जरदारी साहब के केस में क्या हुआ था। एक मशकूक ट्रांजैक्शन हुई 2015 के अंदर, उस एक मशकूक ट्रांजैक्शन का जायजा लिया गया। उसको जायजा लेते लेते पता चला कि इसके चेक किया गया कि ये पैसे कहां से आए हैं। पता चला फलाने अकाउंट आए, उसको चेक किया फलाने अकाउंट आए, करते कराते पूरा एक जाल पकड़ा गया फेक अकाउंट्स का। फिर JIT बनी, वो सारे केसेस बने, मुख्तलिफ अकाउंट्स को यूज किया गया। हाँ, अब इस एक स्कैंडल से ये एक स्कैंडल बच्चे दे रहे हैं, छोटे छोटे नए स्कैंडल निकल रहे हैं, नई चीजें सामने आ रही है। जैसे हमने बताया था औरंगजेब भट्ट साहब के हवाले से कि उनके बेटे ने आके बताया कि 4 और भी चेक दिए हैं उन्होंने। जो पहले 2 चेक्स का मामला, इसमें से बाद में ये डिस्कवर हुआ कि 4 और भी हैं और वो अलग केस बनेगा। यहां पे भी मुश्ताक चीनी वाला को जब बुलाया, मुश्ताक चीनी वाला लेके आए खाते, उन्होंने कहा जी अच्छा, वो बताने असल में ये आए थे कि जो 14 आप बता रहे हैं कि मुलाजमीन हैं, इनके अकाउंट्स में पैसे आए हैं, ये पैसे यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए। वो चेक किया तो पता चला कि ये तो चीनी जो है इन्होंने बेची है खुफिया तौर पे। वो एक नया स्कैंडल खुल के सामने आ गया। इसमें एक चीनी स्कैंडल भी ओपन हो सकता है। इसमें एक नया स्कैंडल सामने आ गया है
और इस एक स्कैंडल की वजह से कई स्कैंडल सामने आ रहे हैं और अलग अलग केसेस होंगे। ये मैं पहले भी ये कह चुका हूं मारिया कि ये शरीफ खानदान के लिए नहीं बल्कि शहबाज शरीफ फैमिली के लिए पनामा से ज्यादा खतरनाक स्कैंडल है। क्यों? इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम दस्तावेजात, तमाम ट्रैक मौजूद है, बेसिकली तमाम चीजों की पेपर ट्रेल जो है वो मौजूद है। इसमें अदील 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है ये जो डॉक्यूमेंट है। इसमें से अभी हमने एक स्कैंडल में से, एक मेजर स्कैंडल में से 3 स्कैंडल्स निकाले हैं, और कितने स्कैंडल सामने आने वाले हैं? देखें, इसको 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहा जा रहा था। जिस तरह के सदीक जान साहब ने भी बताया कि मुश्ताक चीनी वाले ने यह इंकशाफ किया है कि इन बेनामी अकाउंट से जिनको वो डील कर रहे थे, उसमें ये बेनामी अकाउंट जो हैं उसे उन रकूम पर पर्दा डाला जाता था जो चीनी और इसके दीगर मसनूआत की खुफिया फरोख्त से ये मिला करती थी। ये मामला अलग हो गया, इसलिए ये 25 अरब से 16 अरब रुपए तक का जो है वो स्कैंडल जो है वो बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग का वो अलग हो गया मामला, ये मामला अलग हो गया। अब इस मामले पे उन्होंने बताया कि जी मुश्ताक चीनी वाला जो है ये 16 बेनामी अकाउंट्स को डील किया करता था और जिन्हें फर्जी आईडीज पर बनाया गया था। लेकिन जो ये मामला चीनी की गैर कानूनी फरोख्त से रकम जो हासिल होती थी, देखें कि करप्शन करने के नित नए तरीके क्या क्या थे। एक तो चीनी की गैर कानूनी फरोख्त अलग थी, लेकिन जो बाकी 16 अरब रुपए का मामला था उसमें तो कुछ भी फरोख्त नहीं होता था। उसमें तो करप्शन की रकम वसूल करके किसी अपने चपरासियों क्लर्कों के अकाउंट में डाल दी जाती थी। इस तरह से ब्लंटली एफआईए ने तमाम तहकीकात की है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से तमाम शवाहिद गवाहों के साथ सामने लेकर आए। यहां डॉक्टर रिजवान साहब जो हैं इस टीम के सरबराह हैं, उनको मैं इसलिए उन पर बात करना चाहूंगा कि आमतौर पर जो पुलिस अफसरान या एफआईए के अफसरान होते हैं वो बड़ी सियासी शख्सियात पर हाथ डालने से कतराते हैं। वो कहते हैं जी कि हम अपनी नौकरी क्यों खराब करें। ये इस तरह से इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते। डॉक्टर रिजवान साहब जैसे नडर अफसरान जो हैं, ये 2-4 और हो जाएं तो पाकिस्तान में बहुत सारे शोबों में रेवोल्यूशन आ सकता है। अब ये देखें कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के ज़हन में क्या डर होता है कि कल को इन्हीं लोगों ने आ जाना है, कल को ये शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे। तो ये दिल गुर्दे की बात होती है, ये बड़े जुर्रत की बात होती है कि इस तरह के केसेस में इनकी तह तक जाकर इंसाफ जो है तो वो बहुत सारे स्कैंडल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस वक्त मंजर आम पर नहीं आई वो भी आ सकती हैं। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। चलो आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।